आयुर्वेद की किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए गोविंद पारेख या आयुर्वेद संग्रह के 80 से 82 पेज बहुत ही ज़्यादा लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। इन 80 से 82 पेजेस में कुछ करेक्शंस भी हैं और कुछ एडिट पॉइंट भी हैं जो मैं इस चैनल पर इस वीडियो में कवर करूँगा। तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूँगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिसूत्र क्या होता है। हेतु, लिंग और औसत को त्रिसूत्र कहा जाता है। इसी हेतु, लिंग और औसत को त्रिस्कंद भी कहा जाता है। इसी से मिलता जुलता स्कंद त्रय पूछा जाता है कि स्कंद त्रय क्या है। तो हेतु, दोष और द्रव्य शब्द बदल जाता है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। स्कंद त्रय हेतु, दोष और द्रव्य को कहा जाता है। इसी तरह सत्व, आत्मा और शरीर को क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा हमारा त्रिदंड कहा जाता है। इसी तरह वात, पित्त, कफ सभी लोग जानते हैं कि ये त्रिदोष होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि वात, पित्त और कफ को और क्या कहा जाता है। तो वात, पित्त, कफ त्रिस्थूण बोला जाता है और इन्हें ही त्रिस्तंभ भी कहा जाता है। त्रिस्तंभ जब वात, पित्त, कफ होते हैं तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन होता है कि त्रय उपस्तंभ क्या होता है। तो त्रय उपस्तंभ आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बताया हुआ है धूमपान के भेद। तो चरक और वाग्भट ने 3 बताए हैं धूमपान के भेद, सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं और सारंगधर ने 6 भेद बताए हैं। धूमपान के भेद के बाद धूम नेत्र जो धूमपान के लिए प्रयुक्त किया जाता है, धूम नेत्र का प्रमाण बताया गया है। तो चरक ने बताया है प्रायोगिक, स्नेहिक और ब्रेचनिक। इसे इन्हीं क्रम में याद रखेंगे। प्रायोगिक, स्नेहिक और ब्रेचनिक ये होते हैं 36, 32, 24। मतलब प्रायोगिक 36, स्नेहिक 32 और ब्रेचनिक 24 होते हैं। इसके बाद सुश्रुत ने बताया है प्रायोगिक, स्नेहिक, ब्रेचनिक। प्रायोगिक को 36 के स्थान पे सुश्रुत ने 48 बता दिया है, 48। और स्नेहिक और ब्रेचनिक दोनों सेम है। स्नेहिक 32, ब्रेचनिक 24। चरक के थे 36, 32, 24। सुश्रुत के हैं 48, 32 और 24। इसके बाद कासग्न और बामक अलग से बताए हैं, जिनका दोनों का प्रमाण जो होता है 16-16 अंगुल प्रमाण होता है। इसके अलावा सारंगधर ने भी धूमनेत्र के प्रमाण बताए हैं, जो होते हैं समन, मृदु, तीक्ष्ण। इन्होंने अलग नाम दिया है। जो समन होता है 40 और मृदु और तीक्ष्ण को 32 और 24 सेम एज इट इज याद रखेंगे। 40, 32, 24 समन, मृदु, तीक्ष्ण। इसके साथ ही कासग्न और बामक भी बताए हैं। कासग्न तो सेम 16 बताया है, लेकिन बामक में 6 अंगुल कम कर दिया, तो बामक जो होगा 10 अंगुल का होगा। इसके अलावा इन्होंने व्रण धूमपान का नेत्र भी बताया, उसमें 10 अंगुल नेत्र का प्रयोग करते हैं। सारंगधर के अलावा सुश्रुत और वाग्भट ने भी व्रणधूपन नेत्र की लंबाई बताई है। इन दोनों ने ही व्रणधूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी है। बुक में यहाँ पर करेक्शन है, वाग्भट का वहाँ पे सुधार लेना। वाग्भट ने भी व्रणधूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल ही मानी है। इसी तरह प्रायोगिक धूमपान के काल भी बताए हैं। चरक ने प्रायोगिक धूमपान के 8 काल माने हैं, जिनमें हम क्रम से याद रखेंगे। सभी से पहले हम निद्रा से उठते हैं सुबह, तो निद्रा के उठने के बाद एक काल। निद्रा से उठने के बाद दातुन करेंगे, दातुन दूसरा काल हो गया। दातुन के बाद हम नस्य करेंगे, नस्य तीसरा काल होता है। नस्य के बाद हम स्नान करेंगे, वह चौथा काल होता है। स्नान के बाद हम अंजन लगाएंगे, यह 5वां काल होता है। अंजन के बाद हम भोजन करेंगे, यह 6वां काल होता है। भोजन के बाद छींक आने के बाद हम 7वां काल होता है, और छींक के बाद बमन हो जाता है, तो बमन के बाद 8वां काल हो जाता है। इसी तरह वाग्भट ने प्रायोगिक के 8 काल बताए हैं, मृदु के 11 काल बताए हैं और तीक्ष्ण धूमपान के 5 काल ही बताए हैं। सुश्रुत ने प्रायोगिक धूमपान के 12 काल बताए हैं, जिनमें आचार्य सुश्रुत ने धूमपान के 12 काल बताए हैं, जिनमें प्रायोगिक धूमपान के 4 काल होते हैं। पहला दंत प्रक्षालन, दंत प्रक्षालन के बाद स्नान करने जाते हैं, भोजन करेंगे, यह तीसरा काल होता है। भोजन के बाद सुश्रुत जी शस्त्र कर्मों के लिए जाते थे, तो शस्त्र कर्मों उपरांत चौथा काल होता है। इसी तरह उन्होंने स्नेहिक धूमपान के 5 काल बताए हैं, जिनमें मूत्र त्याग करने पर पहला काल होता है, मैथुन करने के बाद दूसरा काल होता है, छपटू के बाद तीसरा काल होता है, हंसने के बाद चौथा काल होता है और क्रोध के बाद 5वां काल होता है। ये सभी वात का प्रकोप करने वाले होते हैं, इसलिए स्नेहिक धूमपान देते हैं, जो वात का शमन करेंगे। इसके अलावा ब्रेचनिक 3 काल बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने, जिनमें स्नान के बाद पहला काल, दिन में सोने के बाद दूसरा काल और
आचार्य चरक ने निद्रा के 6 भेद बताए हैं, जिनमें पहला होता है तम से आने वाली तमोभवा, दूसरा कफ की वृद्धि होने पर श्लेष्म समुद्भवा, तीसरा मन और शरीर के श्रम से होने वाली मन शरीर श्रम संभवा, चौथा आगंतुकी, पांचवा व्याधि से होने वाली व्याध अनुवर्तनी, छठवां रात्रि में स्वभाव से आने वाली रात्रि स्वभाव प्रभवा निद्रा। इसी तरह आचार्य सुश्रुत ने 3 निद्रा के भेद माने हैं। बुक में करेक्शन है, वहां पर वैष्णवी लिखा हुआ है, वैष्णवी की जगह पे स्वाभाविक निद्रा है। तो पहला होता है स्वभाव से आने वाली स्वाभाविक निद्रा, दूसरा किसी विकार से आने वाली वैकार की निद्रा, और तीसरा तम के कारण आने वाली तामसी निद्रा होता है। वाग्भटन जी ने निद्रा के 7 भेद माने हैं। इन्होंने चरक के मन शरीर श्रमभवा को अलग अलग करके 7 भेद बनाए हुए हैं। इसी तरह आगे दधी के भेद बताए हैं, जो आचार्य सुश्रुत ने दधी के 7 भेद माने हैं। ये बुक में 7 लिखा हुआ है, लेकिन 3 भेद भी माने हैं। हमें प्रायोरिटी में 3 भेद को रखना है। आचार्य सुश्रुत की दही के 3 भेद होते हैं और 7 भी होते हैं। आचार्य भाव प्रकाश ने दधी के 5 भेद माने हैं। इसके साथ अधारणीय वेगों के बारे में आता है। चरक ने अधारणीय वेग 13 माने हैं। आचार्य वाग्भट जी ने, बुक में वहां पर करेक्शन है, 13 वेग लिखे हुए हैं, लेकिन अधारणीय वेग टोटल वाग्भट के अकॉर्डिंग 14 होते हैं। यदि आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आगे इसी तरह से वीडियो लेता आऊँगा जो आपको AIA PGAT में तो हेल्प करेगा ही, इसके साथ ही अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको जिस भी टॉपिक पर ट्रिक्स एंड नॉलेजफुल वीडियो चाहिए हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।